हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल शिक्षा ट्यूब। स्वागत है आपका एक नए लेसन में। तो जल्दी से एक रिकैप करते हैं लास्ट लेसन का। तो हमने लास्ट लेसन में इन टेक्स्ट क्वेश्चंस किए थे इस चैप्टर के, और इस लेसन में हम लोग शुरू करेंगे टेक्स्ट बुक के बैक क्वेश्चन से। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो है, इसमें हमें बताना है कि इस रिएक्शन में कौन सा कंपाउंड या कौन सा एलिमेंट ऑक्सीडाइज हो रहा है और कौन सा रिड्यूस हो रहा है। और इसमें कुछ स्टेटमेंट्स दी हुई हैं और हमें ये बताना है कि उनमें से कौन सी करेक्ट होंगी और कौन सी इनकरेक्ट होंगी। तो चलिए पहले देखते हैं कि रिएक्शन क्या है। रिएक्शन है लेड ऑक्साइड रिएक्टिंग विद कार्बन गिव्स अस लेड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो इस रिएक्शन को देखते हैं। तो इस रिएक्शन में क्लियरली विजिबल है कि लेड ऑक्साइड से लेड फॉर्म हो रहा है। हमने रिएक्टेंट साइड से प्रोडक्ट साइड को जब कंपेयर किया तो हम देख सकते हैं लेड ऑक्साइड जो है वो रिड्यूस होकर बन रहा है लेड। क्योंकि ये ऑक्सीजन लूज कर रहा है तो हम ये बोलेंगे कि ये रिड्यूस हो रहा है। तो हम पहली ऑब्जर्वेशन ये लिख लेते हैं कि लेड ऑक्साइड जो है इज गेटिंग रिड्यूस्ड। और सेकेंड हम देखते हैं कि इसमें जो कार्बन है रिएक्टेंट साइड पे और प्रोडक्ट साइड पे जो बन रहा है वो कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है, यानी कि ऑक्सीजन गेन कर रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि कार्बन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड। तो ये होगी हमारी दूसरी ऑब्जर्वेशन। तो अब हमें पता है कि लेड ऑक्साइड जो है वो रिड्यूस हो रहा है और कार्बन जो है वो ऑक्सीडाइज होकर कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है। अब हम स्टेटमेंट्स देखते हैं कि तो स्टेटमेंट्स है ए है लेड इज गेटिंग रिड्यूस्ड, जो कि फॉल्स है क्योंकि लेड ऑक्साइड रिड्यूस हो रहा है ना कि लेड। लेड ऑक्साइड रिड्यूस होकर लेड फॉर्म कर रहा है तो हम ये कहेंगे कि लेड ऑक्साइड इज बीइंग गेटिंग रिड्यूस्ड नॉट लेड। तो फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो फॉल्स होगी। सेकेंड स्टेटमेंट कहती है कार्बन डाइऑक्साइड इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड। तो जैसे कि हमने ऑब्जर्व किया है रिएक्शन में कि कार्बन ऑक्सीडाइज होकर कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म कर रहा है, ना कि कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीडाइज हो रहा है। तो हम कहेंगे कार्बन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड। तो ये स्टेटमेंट भी गलत होगी। थर्ड स्टेटमेंट है कार्बन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड। तो एज वी ऑलरेडी डिस्कस, जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया, ये स्टेटमेंट करेक्ट होगी क्योंकि कार्बन ही ऑक्सीडाइज होकर कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म कर रहा है। सिमिलरली डी स्टेटमेंट जो है कि लेड ऑक्साइड इज गेटिंग रिड्यूस्ड, वो स्टेटमेंट भी बिल्कुल करेक्ट होगी क्योंकि लेड ऑक्साइड जो है वो रिड्यूस होकर लेड बना रहा है। तो इसमें हमें ऑप्शंस दिए हैं कि ए एंड बी आर फॉल्स और इनकरेक्ट, ए एंड सी आर फॉल्स और इनकरेक्ट, ए बी सी आर इनकरेक्ट, या फिर ऑल आर इनकरेक्ट। तो इसमें हमें क्लियरली पता लग गया है कि ए पार्ट और बी पार्ट जो है वो इनकरेक्ट है। तो हमारा पहला जो आंसर होगा वो फर्स्ट पार्ट होगा, दैट ए एंड बी आर इनकरेक्ट। तो देखते हैं सेकेंड क्वेश्चन क्या कहता है। सेकेंड क्वेश्चन में हमें एक रिएक्शन दिया है और हमें इस रिएक्शन में बताना है कि ये किस तरह का रिएक्शन है। क्या ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, क्या ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, क्या ये डिकम्पोजिशन है, या क्या ये डबल डिकम्पोजिशन है। तो चलिए देखते हैं रिएक्शन क्या है। रिएक्शन की आयरन ऑक्साइड रिएक्ट्स विद एल्यूमिनियम गिव्स एल्यूमिनियम ऑक्साइड एंड आयरन। तो हम देख सकते हैं क्लियरली कि इसमें जो आयरन का आयन है वो सब्स्टिट्यूट हो रहा है या फिर वो रिप्लेस हो रहा है एल्यूमिनियम के आयन से। तो हम कह सकते हैं दिस इज अ काइंड ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, क्योंकि एल्यूमिनियम बीइंग मोर रिएक्टिव देन आयरन इट विल डिस्प्लेस आयरन फ्रॉम फेरिक ऑक्साइड। तो हम कहेंगे ये एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, यानी कि डी पार्ट इसमें करेक्ट है। थर्ड क्वेश्चन है व्हाट हैपेंस व्हेन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज एडेड टू आयरन फिलिंग्स, टेक द करेक्ट आंसर। तो इसमें जो रिएक्शन बनेगा उस पर ध्यान देते हैं। इसमें रिएक्शन बनेगा आयरन प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड विल गिव यू FeCl2 प्लस हाइड्रोजन। तो अब हमें रिएक्शन पता लग गया है कि व्हेन आयरन विल रिएक्ट विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड इट विल गिव यू आयरन क्लोराइड एंड हाइड्रोजन गैस विल बी इवॉल्व्ड। सो इसका जो फर्स्ट पार्ट होगा यानी कि ए पार्ट वो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, क्योंकि इस रिएक्शन में हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होगी और आयरन क्लोराइड प्रोड्यूस होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 है कि व्हाट इज अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन एंड व्हाई शुड केमिकल इक्वेशंस बी बैलेंस्ड। तो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हमने जाना था कि जब भी रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड पे नंबर ऑफ एटम्स आर इक्वल देन वी से दैट दिस इज अ केमिकली बैलेंस्ड इक्वेशन, यानी कि ये एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। और इसकी रिक्वायरमेंट ये होती है, केमिकल बैलेंस केमिकल इक्वेशन की नीड हमें ये होती है कि हमें जस्टिफाई करना होता है द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, विच सेज
मास इज नीदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। तो इन दोनों पार्ट्स का आंसर ये होगा कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन इज अ केमिकल इक्वेशन in which the number of atoms on the reactant side are equal to the number of atoms on the product side, and we need a balanced chemical equation to justify the law of conservation of mass, which says mass can neither be created nor destroyed. तो next question देखते हैं। next question है translate the following statements into chemical equations and then balance them। तो इसमें first part है hydrogen gas combines with nitrogen to form ammonia। Hydrogen gas combines with nitrogen to give ammonia। यानी कि अमोनिया का फॉर्मूला होता है NH3, हाइड्रोजन H2 और नाइट्रोजन N2। जब हाइड्रोजन नाइट्रोजन का रिएक्शन हम करेंगे तो हमें अमोनिया मिलेगा। तो इसके लिए हमें एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखनी है। ये एक बेसिक इक्वेशन होगी इसकी, और इसको बैलेंस करने के लिए हम देखेंगे कि अब ये बैलेंस हो चुकी है, यानी कि 3H2 plus N2 will give you 2NH3 which is ammonia। फिफ्थ क्वेश्चन का बी पार्ट है हाइड्रोजन सल्फाइड गैस बर्न्स इन एयर टू गिव वाटर एंड सल्फर डाइऑक्साइड। तो इस रिएक्शन को किस तरह हम लिखेंगे वो देखते हैं। तो बी पार्ट का रिएक्शन होगा हाइड्रोजन सल्फाइड reacts with oxygen or burns in oxygen to give water and sulfur dioxide। तो इस इक्वेशन को देखते हैं कि ये बैलेंस है या नहीं है। तो हाइड्रोजन के हमारे पास लेफ्ट साइड में 2 एटम्स हैं और राइट साइड में भी 2 एटम्स हैं। सल्फर का हमारे पास लेफ्ट में 1 है, राइट में भी 1 है, और ऑक्सीजन के लिए हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में 2 एटम्स है और राइट हैंड साइड में 1 एटम है। तो मतलब ये बैलेंस नहीं है। तो इसकी बैलेंस फॉर्म जो होगी वो कुछ इस तरह होगी। तो इस क्वेश्चन का सी पार्ट है बेरियम क्लोराइड रिएक्ट्स विद एल्यूमिनियम सल्फेट टू गिव एल्यूमिनियम क्लोराइड एंड अ प्रेसिपिटेट ऑफ बेरियम सल्फेट। तो देखते हैं इस रिएक्शन को किस तरह लिख सकते हैं। बेरियम क्लोराइड का केमिकल फॉर्मूला होता है BaCl2, एल्यूमिनियम सल्फेट होता है Al2SO4 होल थ्राइस। तो अब इससे हमें मिलेगा AlCl3, यानी कि एल्यूमिनियम क्लोराइड और बेरियम सल्फेट का प्रेसिपिटेट। तो अब हम चेक करते हैं कि ये इक्वेशन बैलेंस है या नहीं। तो क्लियरली इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स हैं वो एल्यूमिनियम सल्फेट में है। तो इसकी जो बैलेंस फॉर्म होगी वो कुछ इस तरह होगी। तो हम देख सकते हैं कि इसमें रिएक्टेंट साइड पे और प्रोडक्ट साइड पे दोनों जगह बैलेंस है नंबर ऑफ एटम्स। तो देखते हैं डी पार्ट क्या है। डी पार्ट है पोटेशियम मेटल रिएक्ट्स विद वाटर टू गिव पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। तो देखते हैं इसका रिएक्शन किस तरह से होगा। तो ये रिएक्शन कुछ इस तरह होगा कि 2K plus 2H2O gives 2KOH plus H2। तो इसमें हम देख सकते हैं कि दोनों साइड पे नंबर ऑफ एटम्स बैलेंस्ड है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट वी हैव टू बैलेंस द गिवन इक्वेशंस। पार्ट ए है HNO3 plus कैल्शियम हाइड्रोक्साइड गिव्स कैल्शियम नाइट्रेट प्लस वाटर। तो अब इसको बैलेंस करेंगे। तो अनबैलेंस इक्वेशन हमें दिया है कि HNO3 plus कैल्शियम हाइड्रोक्साइड विल गिव अस कैल्शियम नाइट्रेट प्लस वाटर। तो अब इसको बैलेंस करने के लिए सबसे पहले हम देखेंगे कि हाईएस्ट नंबर ऑफ एटम्स कौन से कंपाउंड में है। तो इसमें क्लियरली हाईएस्ट नंबर ऑफ एटम्स कैल्शियम नाइट्रेट में है। तो हम इसमें देखेंगे कि कैल्शियम की नंबर ऑफ एटम्स बैलेंस है या नहीं। तो कैल्शियम यहाँ पे बैलेंस्ड है। बात करते हैं नाइट्रोजन की या नाइट्रेट की। तो नाइट्रेट के 2 एटम्स हैं यहाँ पे, और यहाँ पे नाइट्रेट के 1 ही एटम है। तो इसको बैलेंस करने के लिए हम यहाँ लिखेंगे 2HNO3। तो अब हमारे पास हाइड्रोजन के टोटल 4 एटम्स है लेफ्ट साइड में, और राइट साइड में हाइड्रोजन के हमारे पास सिर्फ 2 एटम्स हैं। तो इसको बैलेंस करने के लिए हम वाटर के साथ 2 कोएफिशिएंट ऐड कर देंगे। तो अब हमारे पास एक बैलेंस इक्वेशन आ चुकी है। अब इसमें रिएक्टेंट साइड पे और प्रोडक्ट साइड पे दोनों में नंबर ऑफ एटम्स बैलेंस है। तो नेक्स्ट पार्ट की तरफ बढ़ते हैं।
नेक्स्ट इक्वेशन है सोडियम हाइड्रोक्साइड व्हेन रिएक्ट्स विद सल्फ्यूरिक एसिड इट गिव्स सोडियम सल्फेट एंड वाटर। तो देखते हैं इसको बैलेंस कैसे करेंगे। तो इसको बैलेंस करने के लिए हम कंसिडर करेंगे Na2SO4 और इसमें हम देख सकते हैं कि सोडियम के 2 एटम्स हैं प्रोडक्ट साइड में। तो इसको बैलेंस करने के लिए रिएक्टेंट साइड पे हम सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ कोएफिशिएंट लगा देंगे 2। तो अब हमारे पास सल्फेट आयन है, सल्फेट आयन हमारे पास दोनों तरफ बैलेंस है, तो इसके लिए हम कुछ भी नहीं करेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास H2। तो H2 यहाँ पे बैलेंस नहीं है, तो इसको बैलेंस करने के लिए हम यहाँ पे प्रोडक्ट साइड में इसके साथ कोएफिशिएंट लगा देंगे 2। तो अब हमारे पास हाइड्रोजन भी बैलेंस हो चुका है। तो अब ये बैलेंस इक्वेशन हमारे पास आ चुकी है। तो पार्ट सी के लिए नेक्स्ट इक्वेशन है हमारे पास NaCl प्लस AgNO3 विल गिव यू NaNO3 प्लस AgCl, यानी कि सॉल्ट ऑफ सोडियम क्लोराइड प्लस AgNO3 दैट इज सिल्वर नाइट्रेट विल गिव यू सोडियम नाइट्रेट एंड सिल्वर क्लोराइड। तो जैसा कि हम देख सकते हैं ये इक्वेशन ऑलरेडी बैलेंस्ड है, तो इसे हमें बैलेंस करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये ऑलरेडी बैलेंस है और नंबर ऑफ एटम्स जो रिएक्टेंट साइड पे हैं वही हमारे पास प्रोडक्ट साइड पे भी हैं। तो नेक्स्ट इक्वेशन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट इक्वेशन है हमारे पास BaCl2 प्लस H2SO4 विल गिव यू बेरियम सल्फेट एंड HCl। तो ये देखते हैं कि ये बैलेंस है या नहीं। तो इस इक्वेशन में हाइड्रोजन बैलेंस नहीं है और ना ही क्लोरीन बैलेंस है। तो इसको बैलेंस करने के लिए हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ यानी कि HCl के साथ एक कोएफिशिएंट लगा देंगे 2। अब हम देख सकते हैं दोनों साइड जो नंबर ऑफ एटम्स हैं वो बैलेंस हो चुके हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास वर्ड इक्वेशंस दी हुई है और इससे हमें एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखनी है। तो चलिए फर्स्ट पार्ट से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड विल गिव यू कैल्शियम कार्बोनेट एंड वाटर। तो देखते हैं ये इक्वेशन। तो इसकी इक्वेशन के लिए हम लिखेंगे CaOH होल ट्वाइस प्लस CO2 विल गिव यू CaCO3 एंड H2O। तो इसको बैलेंस करने के लिए हम तो इसमें पहले हम नोट डाउन कर लेते हैं कि कौन कौन से एलिमेंट्स इसमें अवेलेबल है और रिएक्टेंट साइड पे और प्रोडक्ट साइड पे कितने कितने एटम्स ओरिजिनली इसमें हैं। तो हम देख सकते हैं कि इन सारे एलिमेंट्स का रिएक्टेंट साइड पे और प्रोडक्ट साइड पे दोनों में नंबर ऑफ एटम्स इक्वल है। तो हम ये कहेंगे कि ये ऑलरेडी बैलेंस है, यानी कि इसकी जो बेसिक इक्वेशन है वो अपने आप में बैलेंस है। बी पार्ट देखते हैं इस क्वेश्चन का। बी पार्ट है जिंक प्लस सिल्वर नाइट्रेट विल गिव यू जिंक नाइट्रेट प्लस सिल्वर। तो देखते हैं इसकी इक्वेशन किस तरह से बनेगी। जिंक को हम रिप्रेजेंट करते हैं Zn से, और तो इसकी बेसिक इक्वेशन जो होगी वो होगी Zn प्लस AgNO3 विल गिव यू ZnNO3 होल ट्वाइस प्लस Ag। तो इसे बैलेंस करने के लिए हमें साफ साफ पता लग रहा है कि नाइट्रेट आयन जो है वो इम्बैलेंस्ड है। तो नाइट्रेट आयन को बैलेंस करने के लिए हम AgNO3 के साथ 2 कोएफिशिएंट ऐड करेंगे। तो हमें Ag को बैलेंस करने के लिए यहाँ एक और 2 लगाना पड़ेगा। तो अब इस तरीके से ये इक्वेशन बैलेंस हो चुकी है। नेक्स्ट पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट पार्ट है एल्यूमिनियम प्लस कॉपर क्लोराइड विल गिव यू एल्यूमिनियम क्लोराइड प्लस कॉपर। तो देखते हैं इसकी इक्वेशन किस तरह से बनेगी। तो इसकी जो बेसिक इक्वेशन होगी वो होगी Al प्लस CuCl2 गिव्स AlCl3 प्लस Cu। तो इसको बैलेंस करने के लिए हम पहले देखेंगे कि क्लोरीन बैलेंस नहीं है इसमें। तो क्लोरीन को बैलेंस करने के लिए हम यहाँ पे कोएफिशिएंट यूज़ करेंगे 3 और यहाँ पे यूज़ करेंगे 2। तो अब इसमें क्लोरीन बैलेंस हो चुका है। कॉपर और एल्यूमिनियम को बैलेंस करने के लिए हम कॉपर के साथ कोएफिशिएंट यूज़ करेंगे 3 और एल्यूमिनियम के साथ 2। तो अब हम देख सकते हैं कि इसमें राइट हैंड साइड में और लेफ्ट हैंड साइड यानी कि प्रोडक्ट साइड में और रिएक्टेंट साइड में जो नंबर ऑफ एटम्स हैं वो बैलेंस हो चुके हैं। नेक्स्ट पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। 7th क्वेश्चन का डी पार्ट है बेरियम क्लोराइड प्लस पोटेशियम सल्फेट विल गिव यू बेरियम सल्फेट एंड पोटेशियम क्लोराइड। तो इसकी इक्वेशन किस तरह से होगी वो देखते हैं। BaCl2 plus K2SO4 will give you KCl plus PaSO4। तो हम देख सकते हैं कि इसकी बेसिक इक्वेशन जो होगी वो होगी BaCl2 plus K2SO4 will give you BaSO4 plus KCl। तो इसको बैलेंस करने के लिए हम पोटेशियम क्लोराइड के साथ यानी कि KCl के साथ एक 2 कोएफिशिएंट ऐड कर देंगे और अब ये इक्वेशन बैलेंस हो चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिए हुए वर्ड इक्वेशन से हमें एक केमिकल इक्वेशन बनानी है और बताना है ये रिएक्शन किस टाइप का होगा। तो इसमें फर्स्ट पार्ट है पोटेशियम ब्रोमाइड प्लस बेरियम आयोडाइड विल गिव यू पोटेशियम आयोडाइड एंड बेरियम ब्रोमाइड। तो देखते हैं इसकी इक्वेशन किस तरह से बनेगी। तो इसकी इक्वेशन बनेगी पोटेशियम ब्रोमाइड यानी कि KBr प्लस बेरियम आयोडाइड दैट इज BaI2
will give you Ki and barium bromide. तो इसे बैलेंस करने के लिए हम पोटेशियम ब्रोमाइड और पोटेशियम आयोडाइड के साथ कोएफिशिएंट ऐड कर देंगे 2, और इस तरीके से इक्वेशन बैलेंस हो जाएगी, क्योंकि इससे नंबर ऑफ एटम्स होंगे प्रोडक्ट साइड और रिएक्टेंट साइड पे वो बैलेंस हो जाएंगे। तो इसका बी पार्ट देखते हैं। तो जो टाइप ऑफ रिएक्शन इसमें हो रहा है वो है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, क्योंकि इसमें पोटेशियम और बेरियम का आयन अपनी प्लेसेस एक्सचेंज कर रहा है, यानी कि देयर इज एन एक्सचेंज ऑफ आयन्स बिटवीन द टू सॉल्ट्स। तो नेक्स्ट पार्ट देखते हैं इसका बी पार्ट। बी पार्ट है जिंक कार्बोनेट गिव्स जिंक ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो हम कह सकते हैं कि ये एक तरह का डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन है, क्योंकि जिंक कार्बोनेट बीइंग अ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड इज ब्रोकन डाउन इनटू जिंक ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो देखते हैं इसका रिएक्शन किस तरह से बनेगा। ZnCO3 on decomposition will give you zinc oxide plus carbon dioxide। तो हम देख सकते हैं कि ये इक्वेशन ऑलरेडी बैलेंस्ड है, तो इसे हमें बैलेंस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब इसका सी पार्ट देखते हैं। सी पार्ट है हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन विल गिव यू हाइड्रोजन क्लोराइड। तो H2 प्लस Cl2 विल गिव अस HCl। तो इसमें क्लियरली हमें बैलेंस करने के लिए HCl के साथ एक कोएफिशिएंट लगाना होगा जो कि होगा 2। तो चलिए इसका डी पार्ट देखते हैं। डी पार्ट है मैग्नीशियम प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड विल गिव यू मैग्नीशियम क्लोराइड एंड हाइड्रोजन। तो देखते हैं इसका रिएक्शन किस तरह से बनेगा। सी पार्ट जो है वो कॉम्बिनेशन का एग्जाम्पल है, और बी पार्ट जो है वो डीकम्पोजिशन का एग्जाम्पल है। डी पार्ट में हमें दिया है मैग्नीशियम प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड विल गिव अस मैग्नीशियम क्लोराइड एंड हाइड्रोजन गैस। तो अब इसे बैलेंस करने के लिए हम HCl के साथ एक कोएफिशिएंट ऐड कर देंगे 2। तो इस तरीके से इक्वेशन बैलेंस हो चुकी है। क्वेश्चन नंबर 9 है व्हाट डज वन मीन बाय एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शंस, गिव एग्जांपल्स। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शंस वो होते हैं जिसमें हीट या एनर्जी रिलीज होती है, यानी किसी भी रिएक्शन में अगर हीट रिलीज हो रही है या एनर्जी रिलीज हो रही है तो दैट इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और एंडोथर्मिक रिएक्शंस वो होते हैं जिसमें एनर्जी एब्जॉर्ब करके रिएक्शन कैरी आउट किया जाता है। तो यानी कि हम कह सकते हैं कि हमने जो क्विक लाइम का रिएक्शन देखा था वाटर के साथ, जो कि एक बहुत रिगरस रिएक्शन था और उसमें एनर्जी रिलीज हो रही थी, तो उसे हम कह सकते हैं कि वो एक तरह का एक्सोथर्मिक रिएक्शन था। तो देखते हैं। तो हमने लिखा कि एक्सोथर्मिक रिएक्शंस आर द रिएक्शंस इन विच एनर्जी इज रिलीज, और इसका एग्जांपल हो सकता है रिएक्शन ऑफ क्विक लाइम विद वाटर। तो एंडोथर्मिक रिएक्शंस आर रिएक्शंस इन विच एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड। इसका एग्जांपल हो सकता है रिएक्शन ऑफ कार्बन विद सल्फाइड। तो हम देख सकते हैं कार्बन प्लस सल्फाइड विल गिव कार्बन सल्फाइड यानी कि CS2, और एनर्जी इसमें एब्जॉर्ब की जाती है। तो इसको बैलेंस करने के लिए हम S के साथ यानी कि सल्फर के साथ एक 2 कोएफिशिएंट ऐड करेंगे। तो अब हमारे पास एक एग्जांपल इसका आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 10 है व्हाई इज रेस्पिरेशन कंसिडर्ड एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, यानी कि इसमें एनर्जी रिलीज होती है। तो हमारी बॉडी में जो ग्लूकोज होता है, जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में उसका ब्रेकडाउन किया जाता है तो हमें कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलता है और एनर्जी हमारी बॉडी में रिलीज होती है। तो इसका मतलब ये है कि ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। तो रिएक्शन के जरिए हम समझने की कोशिश करेंगे कि इसे एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्यों कहा जाता है। तो रेस्पिरेशन का जो रिएक्शन है हम कह सकते हैं कि C6H12O6 यानी कि जो ग्लूकोज है, जब एम्पल ऑक्सीजन हमारी बॉडी में होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के साथ एनर्जी भी रिलीज होती है हमारी बॉडी में। कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि ब्रीथ आउट कर देते हैं और एनर्जी हमारी बॉडी में रिलीज हो जाती है। तो हम कह सकते हैं वेयर देयर इज अ रिलीज ऑफ एनर्जी देयर इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो हम इस रीजन से इसको एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है व्हाई आर डीकम्पोजिशन रिएक्शंस कॉल्ड द ऑपोजिट ऑफ द कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। तो हमें पता है कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन में कोई भी 2 एलिमेंट्स है, 2 कंपाउंड्स मिलके एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड फॉर्म करते हैं, और जबकि डीकम्पोजिशन रिएक्शन में इसका उल्टा होता है कि हम कोई भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का ब्रेकडाउन करते हैं स्मॉलर कंपाउंड्स या एलिमेंट्स में। तो विद एग्जांपल इसको देखते हैं। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन को हम यूजुअली कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, जबकि डीकम्पोजिशन रिएक्शन कुछ इस तरह से
रिप्रेजेंट किया जाता है। अब हम देख सकते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन में दो कंपाउंड्स या एलिमेंट्स का कॉम्बिनेशन बनाकर एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड फॉर्म हो रहा है, जबकि डीकॉम्पोजिशन में कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का ब्रेकडाउन हो रहा है स्मॉलर कंपाउंड्स या एलिमेंट्स में, लेस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स या एलिमेंट्स में। तो हम कह सकते हैं दीज टू रिएक्शंस आर ऑपोजिट टू ईच अदर, दे आर ऑपोजिट इन देयर नेचर। तो इस लेसन में हम क्वेश्चन नंबर 11 तक ही सॉल्व करेंगे। इसके बाद के जो क्वेश्चन हैं वो हम नेक्स्ट लेसन में कवर करेंगे। तो thanks for watching and keep watching. So that will be all for this video. If you have any doubts, you can mail us at newsuccess.8@gmail.com. And do not forget to like, share, and subscribe. Also, hit the bell icon for other lessons. Thank you.